चलो चलो, सब जल्दी करो, जल्दी करो। अगर कोई यात्री रह गया है तो जल्दी से आ जाए। शिप के चलने में समय बहुत थोड़ा रह गया है। ये मेरा कुछ सामान भी साथ ही जाएगा। ये सामान ज्यादा है, कैप्टन से इजाजत लेना होगी। हम दो पक्षी हैं, एक मैं और एक मेरा कालू जी। तो फिर सामान भी तो दो पक्षियों का ही होगा। मैं कैप्टन से पूछ लूं। कैप्टन, ये कौवा और कौवी का सामान ज्यादा है, इनका क्या करना होगा? ये कौवे कब मानेंगे, और समय भी नहीं है, इन्हें करने दो जो कर रहे हैं। देखा बड़ी चोंच वाले तोते, मिर्ची खा खा कर तुम्हारा मुंह भी मिर्ची जैसा हो गया है। कैप्टन जी को कौवों की शान का पता है। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी भी उस जहाज में चले जाते हैं। सब यात्री पूरे हो गए हैं। हमारा ये सफर सुंदर नगर से सागर वाले जंगल तक का होगा और हम कल सुबह होने से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और फिर जहाज वहां से चलता है। कालू जी, क्या मुझे वो सामने वाली सीट नहीं मिल सकती? अगर कबूतर को मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं? चलो कबूतर को भगाते हैं हम यहाँ से। कबूतर जी, गहरे सागर में जा रहे हो, पास में पानी ही पानी है और तुम्हारी आंखें फिर भी गंदी हैं। जाओ और जाकर सागर में अपना मुंह धो लो। अपने काम से काम रखो। मेरी आंखें जैसी भी हैं ठीक हैं, तुम्हारी तरह काली नहीं है। जैसे बाहर से काले वैसे ही अंदर से काले, काले कौवे कहेंगे। सीधे से ये सीट मुझे दे दो, नहीं तो सिक्योरिटी को बुलाकर छीन लूंगी। ऐसे कैसे दे दूं? मैं अपनी सीट नंबर पर बैठा हुआ हूँ। तोते तोते इधर आओ। पहले तो बड़ा शोर कर रहा था, सामान ज्यादा है, अब मुझे ना सामने वाली सीट भी लेकर दो। हमने दूसरे गरीब पक्षियों से 2 दाने चावल ज्यादा दिए हैं। रोको इस जहाज को, रोको। ऐसे हम किसी को भी सफर नहीं करने देंगे। रानो चिड़िया, जो थोड़ी दूर बैठी हुई सागर की लहरें देख रही थी, वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, आप गोरी को यहाँ बैठ लेने दें, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लो बैठ जाओ, इसी सागर में डूबकर मरोगी तुम काली चुड़ैल। तुम मरो डूबकर, मैं क्यों? कबूतर वहाँ से चिड़िया के साथ थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। यहाँ ठीक है, यहाँ से रात के समय देखने में बहुत मजा आएगा, जब आसमान पर सितारे होंगे। अपनी बहन के पास 2 दिन के लिए जा रही हूँ मैं। मेरी बहन के बेटे की शादी है। मामा तो मान ही नहीं रही थी। मैंने ही मनाया मम्मा को शादी पर जाने के लिए। मेरी पत्नी सागर वाले जंगल गई हुई थी कि रास्ते बंद हो गए। बस यही एक समुद्री रास्ता खुला था, उसे लेने जा रहा हूँ मैं। ये गोरी और कालू कहाँ जा रहे हैं? इनके पास चोरी किया हुआ बहुत भोजन है, ये आवारा ही फिरते रहते हैं। अभी रात होने वाली है, जिस जिस पक्षी ने भोजन करना है कर ले। इससे आगे सागर में लहरें तेज हैं, भोजन करने में दिक्कत भी आ सकती है। फिर सारे पक्षी अपना अपना भोजन करने लग जाते हैं। मम्मा, मुझे तो कोई फल खाना है। ये ले बेटा, आप ये अमरूद खा लें और मैं ये दाने खा लेता हूँ। जग्गू, तुम भोजन करके अब सो जाना। मैं और आपका पापा थोड़ा घूम फिर कर जहाज देखेंगे। मम्मा मम्मा, हम कब तक सागर वाले जंगल पहुँच जाएंगे? सारी रात लग जाएगी और सुबह होने के साथ ही हम पहुँच जाएंगे। रात भी हो जाती है। सागर में रात का समय तो बहुत सुंदर लग रहा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अब बैठ जाओ जाकर अपनी सीट पर। अब यहाँ क्या करने आई हो? क्या यहाँ से भी उठाना है मुझे? मैं तो देखने आई थी कि क्या बातें कर रहे हो चिड़िया और कबूतर। गोरी बहन, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे भैया कालू जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं सागर वाले जंगल। मेरा तो ये पहला सफर है सागर में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पहला सफर। जैसे जैसे रात गहरी होती है, सब यात्री सो जाते हैं। अब तो दूर तक कोई खतरा नहीं है, मैं भी थोड़ी देर आग लगा लेता हूँ।
ऐसे कहते हुए तोता भी सो जाता है। उनका जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन चील को तो कोई फिक्र न थी, क्योंकि तोता आने वाले रास्ते की जानकारी के लिए बैठा हुआ था। वो कैप्टन चील ये नहीं जानती थी कि उनका जहाज तो तेजी से सागर में एक बड़े आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था। अरे ये क्या है? क्या है ये तो बड़ा आइसबर्ग है। कैप्टन कैप्टन जहाज को 90 डिग्री पर मोड़ दे, आगे बड़ा आइसबर्ग है, बड़ा आइसबर्ग है आगे। तोते जल्दी से इंजन बंद करो, सब इंजन बंद कर दो। इतने कम समय में जहाज को मोड़ना बहुत मुश्किल है। इंजन बंद हो जाते हैं, परंतु जहाज तो उस बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है और जहाज का एक हिस्सा टूट जाता है। सब पक्षी भी उठ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे जहाज में तो पानी आ रहा है और ये चोर की आवाज कैसी थी? मुझे लग रहा है हमारा जहाज टूट गया है। सब पक्षी फ्लोर पर आ जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे साथ बड़ी दुर्घटना हो गई है, हमारा जहाज टूट गया है, हमारी जिंदगियां खतरे में हैं। कुकू जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। मम्मा क्या होने वाला है? सब इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ऐसा ना था। आप चले वहाँ दूसरे पक्षियों के पास चले। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सच बताया जाए। हमारा जहाज थोड़ी ही देर में डूब जाएगा। पानी बहुत तेजी से हमारे जहाज के अंदर आ रहा है। बच्चों की रक्षा करना होगी हमें, बच्चों को पहले बचाना होगा। कैप्टन आपके पास कितनी लाइफ जैकेट्स हैं? 5 लाइफ जैकेट्स हैं। जिनके बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए लाइफ जैकेट्स ले लें और उन्हें सागर में उतार दें। चिड़िया को भी एक लाइफ जैकेट मिल जाती है। गोरी भी एक लाइफ जैकेट ले लेती है। कालू जी क्या अब हम मर जाएंगे? हम नहीं, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। मनहूस कबूतर अब खुश हो? मुझे बोल रहे थे कि डूबकर मरोगी, अब सब मरेंगे, सब मरेंगे अब। कैप्टन ये ले, इस थैली में 100 दाने हैं, पूरे 100 दाने गिन लेना और हमें एक लाइफ जैकेट और दे दें, हम मरना नहीं चाहते। खुदगर्ज कौवे सब डूब रहे हैं और ये 100 दाने मरने के बाद मेरे किस काम आएंगे? इन्हें अपने पास ही रखो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लाइफ जैकेट पहना देती है और सब छोटे पक्षी सागर में उतार दिए जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हम दोनों मर जाएंगे बेटा। एक माँ अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। आप जाएं, भगवान आपकी रक्षा करेगा। आप हमारी चिंता ना करें, आप जाएं बेटा। चिड़िया क्या पता था ये सफर हमारा आखिरी सफर होगा। कबूतर भैया अगर समय का पहले से पता हो तो फिर ऐसा सब क्यों हो? कालू जी क्या अब हम सच में मर जाएंगे? हाँ गोरी, मरने से पहले अपने पापों की भगवान से माफी मांग लो और चुप कर जाओ। कबूतर मेरे कबूतर मुझे माफ कर दो। अब हम सब मरते समय एक साथ मरेंगे और सब पुरानी बातें भुला देंगे। गोरी मैंने कभी कोई बात दिल में नहीं रखी, जो हुआ मैं सब भूल गया। कैप्टन सिग्नल मिल गए, राब्ता हो रहा है पास वाले जहाज से। सोने सोने जहाज डूबने ही वाला है, समय बहुत कम है, हमें मदद दो, हमें मदद दो। सब पक्षियों की नजरें सागर में थीं। फिर दूर से एक लाल रंग की लाइट नजर आती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। मदद पहुंच गई, मदद पहुंच गई, हम बच जाएंगे, हमारी जिंदगियां बच गईं। कबूतर थोड़ा पीछे हो जाओ, पहले मैं बैठूंगी दूसरे जहाज में। गोरी बहन अभी तो आप कबूतर से माफी मांग रही थी और अब फिर से लड़ने लग गई हो, क्योंकि अब हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। चिड़िया बहन मेरी मानो तो कबूतर को इसी जहाज में रहने दो, इसी बहाने कबूतर नहा तो लेगा। फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जहाज में एक साथ अपना सफर शुरू कर। दूर किसी जंगल में एक गरीब चिड़िया थी। घर का किराया ना देने के कारण मालिक मकान उसे घर से निकाल देता है और उसका सामान घर से निकाल फेंकता है। साहिब
दिया करो, मुझे गरीब पर दिया करो। तेरे जैसे गरीब बहुत देखे हैं मैंने। चल भाग यहाँ से। मैंने घर किराए पर दिया था तुझे और तू मालिक ही बन बैठी। चिड़िया अपना सामान सर पर उठाए अपनी छोटी सी बेटी को अपने सीने से बांधकर उड़ती है। वो शाम 5 बजे की ट्रेन पर बैठकर सागर वाले जंगल पहुंच जाती है। वहाँ उस चिड़िया का कोई घर नहीं था। उसकी पुरानी सहेली वहाँ रहती थी। चिड़िया पूछती पछाती अपनी सहेली के घर चली जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। बाहर एक कौवी निकलती है। हाँ बोल चिड़िया, जल्दी बोल, किससे मिलना है? ये घर तो मेरी सहेली स्वीटी का है। वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। स्वीटी? हाँ वो चिड़िया तो पिछले महीने ये घर मुझे बेचकर विदेश चली गई थी। चल अब जा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी हंडिया जल जाएगी। वो कौवी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। माँ बहुत भूख लगी है, इस घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है ये कौवी आंटी बहुत स्वादिष्ट चीज बना रही है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की खातिर फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया, एक बार कहा ना तुम्हारी सहेली यहाँ से चली गई है, अब क्या बार बार टक टक लगा रखी है? कौवी बहन, मेरी बेटी भूखी है, इसे थोड़ा खाना दे दो। तुम्हारे खाने की खुशबू ने मेरी बेटी की भूख और भी तेज कर दी है। वाह रे वाह, ये भीख मांगने का नया तरीका आ गया है। बाजार में चली जाओ यहाँ से। अगर फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। पुलिस से डरते हुए चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जल्दी से दूसरे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। रात हो जाती है। वो रात वो माँ बेटी उसी पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती हैं। मम्मा, अगर जीवन इतना ही कठिन है तो इससे तो मौत अच्छी है। हौसला रखो मेरी बेटी, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। ऐसे बहुत मुश्किल से उनकी लंबी रात गुजर जाती है और वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं। थोड़े पैसे बड़ा इनाम, थोड़े पैसे बड़ा इनाम, जीत लो जीत लो। एक तोता एक पेड़ के पास बैठा शोर मचा रहा था। 100 रुपए में घर, 100 रुपए में पक्का लकड़ियों का घर। बुलबुल निशाना लगाती है जो थोड़ा सा गलत लगता है। सॉरी बुलबुल बहन, अगर लाल निशान पर लगता तो ये घर तुम्हें मिलने वाला था। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ वहाँ चली जाती है। अम्मा, मेरे पास 100 रुपए है, मैंने आते समय अपने गुल्लक से निकाल लिया था। आप भी अपनी किस्मत आजमा लो, शायद ऊपर वाला सुन ले हमारी। हाँ देखती हूँ बेटी। फिर मम्मा चिड़िया तोते को 100 रुपए देकर निशाना सीधा करती है। चिड़िया का निशाना सीधा लाल निशान पर जा लगता है। सब क्लैपिंग करने लगते हैं। इसे कहते हैं थोड़े पैसे बड़ा इनाम। चिड़िया, तूने तो पक्का घर जीत लिया है, बधाई हो। लो, ये रही घर की चाबियाँ। मेरा इतना निशाना कहाँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। फिर चिड़िया पक्के घर की चाबियाँ लेकर खुशी खुशी चली जाती है और उसे रहने के लिए घर मिल जाता है। जिसने घर दिया वो उसे खाना भी जरूर दे। वो एक बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ सब पक्षी बहुत खुशी से रह रहे थे। हर साल के आखिर में उस जंगल में दाना पानी की कमी हो जाती थी, क्योंकि इन दिनों वहाँ बर्फबारी होती थी। इस साल भी ऐसा ही हुआ। इन दिनों सब पक्षी पूरे वाले जंगल की तरफ परावास करते और वहाँ पे वो दिन सुकून के साथ गुजारते। अब समय आ गया है कि हमें अपना सफ़र शुरू करना चाहिए, क्योंकि सफ़र में 2 दिन लग ही जाएंगे। जिसके पास जो भी दाना पानी जमा है वो साथ ले लेना, ताकि रास्ते में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। कबूतर, जो कि बहुत सियाना था, सब पक्षियों को समझाता है। सब पक्षी भी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और जाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसी जंगल में रानो चिड़िया और कौवा भी रहते थे। रानो चिड़िया के 2 बच्चे सोनो चिड़िया और जुज्जू थे, जो कि बहुत समझदार थे, जबकि कौवे का भी एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता। वो अपने माँ बाप की एक ना सुनता था। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। टिंकू सोनो और जुज्जू से बहुत जलता था, क्योंकि सभी पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहुत पारिभाषा करते थे। टिंकू, जाओ अपनी रानो आंटी के पास, उसे जाकर बताओ कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि कल सुबह रोशनी होने के साथ ही हमें निकलना होगा,
क्योंकि बर्फबारी की वजह से सूरज की रोशनी कम समय के लिए ही आती है। वो अपने बच्चों को लेकर बड़े आम के पेड़ पर आ जाए। जी पापा, मैं अभी जाकर बता आता हूँ। और टिंकू रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में टिंकू के दिमाग में एक शरारत आती है। अब मज़ा आएगा। रानो आंटी, मुझे मेरे पापा ने भेजा है कि आपको बताऊं कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि परसों सफ़र शुरू करना है। आप परसों सुबह बड़े आम के पेड़ पर आ जाना। लेकिन कबूतर ने तो कल जाने का कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन कबूतर अंकल के बेटे को बहुत तेज बुखार है, इसीलिए हमें परसों ही जाना होगा। ठीक है बेटा, हम परसों आ जाएंगे। और टिंकू वापस अपने घर आ जाता है। पापा, मैं गया था रानो आंटी की तरफ, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। वो कह रही थी कि कबूतर बहुत चालाक बनता है, उसका परिवार रहता है ना पूरे वाले जंगल में, इसलिए हम सबको ले जाता है वहाँ। रानो आंटी कह रही थी मैं तो इस बार दक्षिण वाले जंगल की तरफ जाऊंगी, इस बार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, रानो ने ऐसे कहा? चलो भाई, मर्जी उसकी, जहाँ भी जाए। और ऐसे रात हो जाती है। अगली सुबह सब पक्षी आम के पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सवाए रानो के, क्योंकि रानो तो बेखबर अपने घर में सो रही होती है। रानो नहीं आई अभी? नहीं, रानो नहीं आएगी। और कौवा सारी बात पक्षियों को बताता है। कबूतर अंकल, रानो आंटी आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। अच्छा बेटा, कहने दो उसे, मैं तो सब पक्षियों का अच्छा ही चाहता था। इस तरह सब पक्षी अपना सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ रानो अपने बच्चों को उठाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज हमने अपने सफ़र की तैयारी करनी है। हाँ मम्मा, हम उठ गए हैं। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ पूरे वाले जंगल में जाने के लिए। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद है पिछली बार हमें कितना मज़ा आया था वहाँ पर? हाँ बेटे, वहाँ के सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी दुखी भी हूँ। मम्मा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वापस तो हमें अपने घर ही आना है। अच्छा चलो, जल्दी से दाना खा लो, फिर कबूतर की तरफ चलते हैं। जी मम्मा। और दाना खाने के बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर की तरफ चलती। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो कबूतर तो वहाँ होता ही नहीं। कबूतर पता नहीं कहाँ चला गया है। मम्मा, आज आपको जंगल सूना सूना सा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। चलो कौवे से पूछते हैं कि क्या बात है। लेकिन कौवा भी उन्हें नहीं मिलता, उन्हें कोई पक्षी नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आ रहा सब पक्षी कहाँ चले गए। मम्मा, कहीं टिंकू ने हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं की? आपको तो इसका पता है कितना झूठा है, और हमारे साथ तो वैसे भी उसकी हमेशा ही लड़ाई रहती है। हो ना हो, ये उसकी शरारत है। हाँ बेटा, मैंने भी कैसे उसकी बातों का विश्वास कर लिया, हालांकि मैं जानती भी हूँ कि टिंकू कितने झूठ बोलता है। अब हम क्या करेंगे मम्मा? बेटा, मुझे पूरे वाले जंगल के रास्ते का पता है, हम चले जाएंगे। और वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना, तो हमें डर कैसा? हमारी प्यारी मम्मा। रानो चिड़िया परेशान तो बहुत थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देती है, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि यही हौसला उसके बच्चों के लिए आइंदा जिंदगी में काम आएगा। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह रानो जल्दी ही अपने बच्चों को उठा देती है और वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं थक गया हूँ पापा, हमें और कितना उड़ना होगा? बस थोड़ा सा और बेटा। फिर थोड़ा सा और आगे जाकर सब पक्षी एक जगह उतरते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन टिंकू को यहाँ भी चैन नहीं मिल रहा था। क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, ये करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ। जब पापा मुझे ढूंढेंगे और मैं नहीं मिलूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। और टिंकू थोड़ी दूर एक पेड़ में जाकर छुप जाता है, इस बात से बेखबर के वहाँ शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। जब सब पक्षी आराम करने के बाद जाने के लिए तैयार होते हैं, टिंकू कहाँ है? सब पक्षी टिंकू को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन टिंकू छुपा बैठा ये सब देख रहा होता है। उसे सबको परेशान देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। कौवे बेचारे का तो रो रो कर बुरा हाल था। काफ़ी समय इधर उधर ढूंढने के बावजूद टिंकू ना मिला। अब हमें चलना चाहिए, ये ना हो कि रात हो जाए, और ये जगह बहुत खतरनाक है। और सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। टिंकू का तो ये प्लान था कि जैसे ही सब पक्षी उसे ढूंढकर वहां से जाएंगे
तो वो पीछे से जाकर सबको हैरान कर देगा। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं, टिंकू भी वहाँ से उड़ने लगता है। लेकिन ये क्या, वो तो एक जाल में फंस चुका था। टिंकू के तो होश ही उड़ गए थे। मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब पक्षी वहाँ से दूर जा चुके थे। टिंकू जोर जोर चिल्लाने के बाद रोने लग जाता है और फिर थक हार कर वहीं बैठ जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसी जगह पर आराम के लिए उतरती है। मम्मा, वैसे टिंकू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। सॉरी मम्मा, हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। टिंकू पास में ही ये सब सुन रहा था। वो बहुत शर्मिंदा होता है, फिर हिम्मत करके उन्हें आवाज़ देता है। रानो आंटी, प्लीज़ मेरी मदद करो। रानो बहुत हैरान होती है, फिर उस आवाज़ की दिशा में जाती है और टिंकू को जाल में फंसा देखकर बहुत हैरान होती है। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? आंटी, मुझे अपने किए की सज़ा मिली है। फिर वो रानो को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे उसने सारी रात खौफ में गुजारी। रानो चिड़िया, सोनो और जुजू जल्दी से वो जाल काटते हैं और टिंकू को आज़ाद कराते हैं। टिंकू बेटा, क्या तुमने अपने पापा के बारे में सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी? माँ बाप जीते जी मर जाते हैं अगर उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद को कुछ हो। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं भी आइंदा सोनो और जुजू की तरह बन जाऊंगा। रानो चिड़िया उसे अपने साथ लेकर अपने सफ़र की तरफ बढ़ती है। जल्द ही वो पूरब वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां कव्वे का रो रो कर बुरा हाल था और बाकी सब पक्षी कव्वे को तसल्ली दे रहे थे। पापा, मैं आ गया। कव्वे को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं आता, लेकिन फिर टिंकू को देखकर उसे गले लगा लेता है। फिर टिंकू खुद ही सारे पक्षियों को सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने रानो चिड़िया के साथ झूठ बोला और रानो चिड़िया के बारे में बाकी सब पक्षियों से, और सब पक्षियों से माफ़ी भी मांगता है और आइंदा एक अच्छा पक्षी बनने का वादा करता है। सब पक्षी भी टिंकू को माफ़ कर देते हैं।